जब फैसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है फिर कद आसमान का। तो नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम हमारे पॉलिटी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हमने लास्ट चर्चा की थी भारत रूस संबंधों की, ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे भारत और अमेरिका के बीच में संबंधों की। देखो, भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच में मैं चर्चा की बात करूं तो सबसे पहले मैं भारत और अमेरिका के संबंध शुरू से ही खराब रहे हैं। वर्तमान में तो अच्छे हैं, लेकिन भारत और अमेरिका के संबंध शुरू से खराब थे। क्यों? क्योंकि भारत रूस का एक अच्छा मित्र था। भारत एक रूस का अच्छा मित्र था, तो भारत रूस का अच्छा मित्र था और अमेरिका और रूस की आपस में बनती नहीं थी। भारत रूस का अच्छा मित्र था, अमेरिका और रूस की आपस में बनती नहीं थी। तो इस कारण कहीं भारत और अमेरिका के संबंधों में भी क्या थी, खींचतान थी शुरू से ही। फिर बाद में क्या हुआ, 1991 में क्या होता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, भारत और रूस के संबंधों में भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन भारत और अमेरिका के जो संबंध है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, हम इस चैप्टर में उनके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो एक बार आप देखिएगा कि सबसे पहले मैं भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों की बात करूं, ठीक है, तो वर्तमान में अच्छे हैं। और इसमें अब भारत की जो अमेरिका के संबंध है उसमें अमेरिका की और भारत के संबंधों की विशेषता क्या क्या है, अपन उस पर जानेंगे। देखो, अमेरिका में क्या है, मैं सीधी सी बात करूँ आपको, तो एक कंपनी है बोइंग, एक बोइंग नाम की कंपनी है। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी किसके हैं, भारतीय है। कि अमेरिका में एक कंपनी है बोइंग जिसके लगभग 35% यानी कि 100 लोग हैं, उसमें तो 35 लोग केवल भारत के हैं। अमेरिका की एक कंपनी है बोइंग, तो उसमें क्या है, 35% लोग भारतीय हैं। और 3 लाख से ज़्यादा अमेरिका में एक है जगह सिलिकॉन वाली, अमेरिका में एक जगह है सिलिकॉन वाली, 3 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर सिलिकॉन वाली में भारतीय हैं। मतलब सिलिकॉन वाली है ना अमेरिका की, वहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, भारत के लोग कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ, चलो आप ऐसे बताओ, भारत की सिलिकॉन वाली किसे कहते हैं, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मैं भारत और अमेरिका के संबंधों की बात करूं, भारत का जो सॉफ्टवेयर, भारत में जितने भी सॉफ्टवेयर निर्यात होते हैं, ठीक है, उनका निर्यात 65% अमेरिका को होता है। भारत में जितने भी सॉफ्टवेयर का निर्यात होता है, उन सॉफ्टवेयर का निर्यात का 65% केवल और केवल अमेरिका को किया जाता है। अमेरिकी कंपनियों में भारतीयों का अत्यधिक योगदान है, और जितनी भी अमेरिकी कंपनियां हैं, कोई सी भी मान लो, उन सब में भारतीयों का लगभग कहीं ना कहीं भारतीय है ही, उनमें लगभग कहीं ना कहीं भारतीय ही है। अगर मैं अब अभी प्रेजेंट में बात करूं, वर्तमान समय में आपने नाम सुना है कमला हैरिस जो अमेरिका की वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। वो कौन है, कमला हैरिस है, ठीक है। कमला हैरिस, देखो अब वो भी भारतीय है, कमला हैरिस भी क्या है, भारतीय है। अब आने वाले समय में वहाँ पर, ठीक है, कोई जो प्रधानमंत्री भी हो, वो राष्ट्रपति भी होगा, वो भी कौन होगा, कोई भारतीय होगा, ठीक है। तो मैं आपको कमेंट बॉक्स के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ कि बताइए वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। और दोबारा एक बार देखिए भारत अमेरिका के संबंधों की विशेषता। तो शुरू आप क्या लिखोगे, शुरू से भारत और अमेरिका के संबंध खराब थे, पहली बात। तो दोबारा क्या लिखोगे, क्योंकि भारत और रूस अच्छे मित्र थे। भारत और अमेरिका के भारत और रूस शुरू से अच्छे मित्र थे, और अमेरिका और रूस के संबंध शुरू से ही मतभेद थे, संबंधों में शुरू से ही मतभेद था। इसलिए भारत और रूस के अच्छे संबंध होने के कारण भारत और अमेरिका में भी क्या खींचतान रहती थी, भारत और अमेरिका के संबंधों में भी खींचतान रहती थी। लेकिन 1991 के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, जब 1991 के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो उस विघटन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे होते हैं। फिर हमने बात की भारत और अमेरिका के संबंधों की विशेषता कि भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात का लगभग 65% अमेरिका को निर्यात किया जाता है। अमेरिका की बोइंग जो कंपनी है उसमें लगभग 35% कर्मचारी भारतीय हैं
और 65% से ज़्यादा 3 लाख से ज़्यादा जो वहाँ की सिलिकॉन वाली है, ठीक है, सिलिकॉन वाली वहाँ पर भारतीय कार्यरत है। और अमेरिका की ज़्यादातर कंपनियों में भी कौन है, भारतीय कार्यरत है। उम्मीद करूँगा आपको भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे से समझ में आए होंगे, कैसे है क्या है। अब बात करते हैं अपन भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधों की बात करें तो मैं बात करूं भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू से ही क्या रहे हैं, खराब रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के संबंध शुरू से ही क्या रहे हैं, खराब रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ और तो भारत 2 टुकड़ों में बट गया। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को आपको पता है कि भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ठीक है। पाकिस्तान 2 हिस्सों में बट गया, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन मैं अभी यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय क्या हुआ, पंडित नेहरू ने एक भाषण दिया, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, ठीक है। तो उस समय जब भारत आज़ाद हुआ कौन सी 2 बातें मान ली गई थी, कौन सी 2 बातें मान ली गई थी? एक तो वो लिख देना कमेंट बॉक्स में, और एक भारत और पाकिस्तान के विभाजन का प्रमुख आधार क्या था वो लिखनी है आपको। तो जब भारत आज़ाद हुआ तब क्या हुआ, भारत अब से लेकर पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में अब तक 4 युद्ध हो चुके हैं। 4 ही युद्धों में किसकी जीत हुई है, भारत की जीत हुई है, और छोटे मोटे टकराव चलते रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर विवाद। भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर विवाद महत्वपूर्ण समस्या है। दूसरी बात करूँ सीमा विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। तीसरी बात करूँ मैं पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद का समर्थन। पाकिस्तान क्या करता रहता है, बहुत ज़्यादा आतंकवाद का समर्थन करता है। इस कारण भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान द्वारा अलगाववाद को बढ़ावा देना, इस कारण भी भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं। नदी जल का बंटवारे को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं है। एक बार दोबारा बोलेंगे, सबसे पहला क्या कारण है, कश्मीर विवाद, दूसरा सीमा विवाद। पहला कश्मीर विवाद, दूसरा सीमा विवाद, तीसरा पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा, तीसरा चौथा पाकिस्तान द्वारा अलगाववाद को बढ़ावा, 5वां नदी जल का बंटवारा। अब अपन देखते हैं मेन रीजन, देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध के कारण। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुए, कौन कौन से हुए और उनका परिणाम क्या क्या निकला, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है 1947 में कश्मीर विवाद को लेकर। ये आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से बताया था, कश्मीर विवाद को लेकर किस प्रकार युद्ध होता है कि 1947 में क्या होता है, जब भारत और पाकिस्तान का निर्माण हो जाता है तो कश्मीर का राजा कौन था, हरि सिंह, और पाकिस्तान क्या करता है, वहाँ पर अपने घुसपैठिए भेजता है, कौन से कबालिया घुसपैठिया, ठीक है। फिर भारत ने हरि सिंह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर साइन करवाए और वहाँ पर क्या किया, अपनी सेना भेजी और कश्मीर का विलय अपने भारत में कर लिया, ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूँ नदी जल का बंटवारा, मैं बात करूँ 1962 में क्या होता है, सबसे पहले भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है, ठीक है। भारत हार जाता है लेकिन भारत की समस्या कम नहीं हुई थी। फिर 1965 में क्या होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में नदी के जल को लेकर क्या हो जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में नदी को जल को लेकर क्या हो जाता है, विवाद खड़ा हो जाता है या युद्ध हो जाता है। तो इस समय मैं बात करूं क्या होता है कि जब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, भारत के एकमात्र बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री, आप क्या बोल सकते हो, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आप कभी आपको मौका मिले तो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में ज़रूर पढ़ना। लाल बहादुर शास्त्री व कुछ बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्रियों में से एक थे। इनके बारे में मतलब यूनिक बोलो, एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रधानमंत्री। जब आप इनके बारे में पढ़ोगे कि कैसे क्या इनकी गरीबी थी, उस गरीबी से कैसे उठे, मैं बोलूँ भारत के सबसे गरीब प्रधानमंत्रियों में से भी एक, कौन, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँ जो जय जवान जय किसान के नारे प्रसिद्ध हुए वो किसके समय हुए, लाल बहादुर शास्त्री के समय हुए। तो मैं बात करूँ 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या, नदी के जल के बंटवारे को लेकर भी क्या हो जाता है, युद्ध हो जाते हैं। तो क्या होता है उसके बाद 1966 में क्या होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता होता है जिसे बोला जाता है ताशकंद समझौता। कौन सा समझौता 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है, ताशकंद समझौता। भारत और पाकिस्तान से थे राष्ट्रपति जनरल अयूब खान, पाकिस्तान से कौन थे, राष्ट्रपति जनरल अयूब खान, और भारत से कौन थे,
लाल बहादुर शास्त्री। इसी के बीच में आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, 1960 में क्या होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता होता है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता होता है। अब सिंधु जल समझौता की मैं बात करूं तो सिंधु जल समझौता, जो सिंधु नदी या इसके अलावा जो इसकी और भी सहायक नदियां थी, सिंधु, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, इन नदियों के जल के बंटवारों को लेकर भी भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद चलता है। ये 1960 में हुआ था और इसके बीच में मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। विश्व बैंक की बात करूँ तो मैं इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला चैप्टर पढ़ लिया हो फर्स्ट बुक का, तो उसमें से बताना इसकी जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, और इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। इसके बाद में बात करें 1971 में बांग्लादेश का निर्माण। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण में बात करूं, 1971 में बांग्लादेश का निर्माण किया गया जो पूर्वी पाकिस्तान था, क्योंकि भारत आज़ाद हुआ जब आज़ाद होता है तो क्या आपको सबको पता है कि भारत, मैंने क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में मैं थोड़ा रैपिड स्पीडली इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सारी पढ़ी हुई चीज़ें मैं दोहरा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको याद होगी, ठीक है। तो 1971 में क्या होता है कि भारत जब आज़ाद हुआ, जब पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में बटा था, ये आपको पता है, तो क्या होता है कि जो पूर्वी पाकिस्तान था उसके निर्माण को लेकर या उसमें जो समस्याएं थी उसको लेकर एक बार पुनः भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया था। तो इस समय युद्ध छिड़ा तो उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, द आयरन लेडी। मैं आपको बात बोलूं, अगर मेरे को कोई पूरे वर्ल्ड में सबसे, अगर किसी लेडीज की हिस्ट्री अच्छी लगती है तो वो थी इंदिरा गांधी। मैं मानता हूँ इंदिरा गांधी बहुत ताकतवर प्रधानमंत्रियों में से एक थी। मतलब अपने फैसलों पर अटल, मतलब अपने कार्यों से पूरे विश्व को प्रभावित करने वाली प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। अरे मैं मानता हूँ पता नहीं क्यों हमारे भारत जैसे देश में इतनी टैलेंटेड लड़कियों को क्यों दबा के रखा जाता है, क्यों उन्हें चूल्हे चाकी तक समेट कर रख दिया जाता है। हमारे भारत की मैं मानता हूँ कितना, जिसे विश्व गुरु को कहा जाता है, ये कैसे देश में जी रहे हैं जहाँ पर लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। एक बहुत ही गरिमापूर्ण बात, लड़की एक ठीक से चल भी नहीं पाती है रास्ते में, ऐसी हालत है इस विश्व गुरु, जिसे विश्व गुरु बोला जाता है। सोचो इनकी प्रतिमाओं, लड़कियों की प्रतिमाओं को कितना दबा के रखा जाता है। कब से मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं सादर प्रणाम करता हूँ सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा राव फुले, ठीक है, और इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो लड़कियों के लिए या औरतों के लिए जो करके चले गए, ये समाज कभी करने ही नहीं देता। और मैं तो बोलता हूँ लड़कियों को या औरतों को किसी की पूजा करनी चाहिए तो महात्मा ज्योतिबा फुले या सावित्रीबाई फुले या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की करनी चाहिए। मैं तुम्हें बोलूँ उन लोगों ने जो तुम्हारे लिए कर गए वो शायद तुम्हारे लिए भगवान भी नहीं कर पाता। तुम पढ़ना तुम्हारी स्थिति क्या थी, उन लोगों ने क्या कर दिया तुम्हारे लिए। मैं इस समाज में कितनी बदतर, कितनी ताकतवर होती है महिलाएं। आप देखो कि एक मर्द केवल ऑफिस के काम में थक जाता है, लेकिन एक जो महिला कर्मचारी भी होती है या कोई बाहर का काम भी करती है, वो देखो घर का काम करती है, अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, खाना बनाना, कितनी मेहनती। मतलब भगवान ने एक दूसरा भगवान बना के भेजा ना इस धरती पे, तो वो कोई औरत या लड़की है। इस भगवान ने कोई दूसरा भगवान बना के भेजा है ना इस धरती पे, तो वो औरत ही है, ठीक है। और उसमें सोचता हूँ कैसे समाज या कैसे उसमें जी रहे हैं अपन। लड़कियों को ठीक से सांस भी नहीं लेने देते हैं, ठीक है, और यहाँ से जाएगी तो ये हो जाएगा। अरे भाई क्यों, उनकी जीवन है, उनको जीने दो। वो किसी को डर के मारे कुछ बता भी नहीं पाती है। किसी लड़का होता है तो थालियाँ पीटते हैं। अरे भाई लड़की हुई है तो क्या गुनाह हो गया? ये कैसे समाज में जी रहे हैं। लड़की होते ही सबके मुंह उतर जाते हैं। मैं तो ये मानता हूँ प्रत्येक नागरिक को ये मान लेना चाहिए, लड़के से ज़्यादा होने की खुशी लड़की होने की मनानी चाहिए। क्योंकि एक लड़की पैदा होती है तो 2 घर शिक्षित होते हैं, और एक लड़का तो उसका पता नहीं, सही रास्ते चल गया तो ठीक है, नहीं बुरे रास्ते दिख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अब इनकी देखो, इनको जैसे ही पढ़ने लिखने का मौका दिया गया तो देखो यूपीएससी की 3-3 रैंक के कौन ला रही है? लड़कियां ला रही है। लड़की कहीं नहीं टिक रहे, ऐसा कोई काम नहीं है। पहले बोलते हैं लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती, लड़कियां सेना में जाके बंदूक नहीं उठा सकती, वो नहीं कर। अरे देखो अब तुम्हारे सामने, इनको मौका तो दो तुम। ये अच्छे से अच्छे देश से के साथ अच्छे से अच्छे बात करके उसे एग्रीमेंट कर सकती है, तुम इन्हें मौका तो दो। कभी लेडीज
प्रधानमंत्री के लिए मैन नॉमिनेटेड। अरे तुम इस लेडीज कहाँ गई इस देश की, उनको भी लाओ, समर्थन करो। मैं तो बोलता हूँ जितनी लेडीज है उनको, लेडीजों को समर्थन करना चाहिए, कोई अपना नेता चुनना चाहिए, क्योंकि लेडीजों की बात केवल लेडीज उठा सकती है इस समाज में, की बाकी तो पुरुष तो तुम्हारा शोषण ही करना जानते हैं, बाकी पुरुष तो तुम्हारा शोषण करना ही जानते हैं। तो बात करते हैं आगे अपन 1999 में अब होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में कारगिल संघर्ष। और सॉरी, इसके बारे में मैं आपको बताना भूल गया कि जो 1972 में बात होती है, जब बांग्लादेश का निर्माण हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, एक समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसे हम नाम से जानते हैं शिमला समझौता। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा समझौता होता है, शिमला समझौता होता है, जिसमें पाकिस्तान से कौन थी, जुल्फिकार अली भुट्टो, और भारत से कौन थी, इंदिरा गांधी। पाकिस्तान से कौन थे, जुल्फिकार अली भुट्टो, और क्या थे, इंडिया से कौन थे, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, इन्होंने क्या की, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक शांति वार्ता बनाए रखने के लिए एक समझौता किया। अब बात करते हैं कारगिल संघर्ष की। तो कारगिल संघर्ष होता है 1999 में। 1999 में कारगिल संघर्ष की बात करूँ तो पाकिस्तान द्वारा कारगिल में सेना तैनात करने और घुसपैठ करने के कारण, देखो मतलब क्या हुआ था कि 1999 में क्या हुआ था, पाकिस्तान ने सेना तैनात कर दी थी, ठीक है, कारगिल क्षेत्र में। तो भारत ने क्या किया, यहाँ पर इस सेना को बाहर निकालने के लिए, इसको धूल चटाकर इसके रंग उन्हीं दबे पार बाहर निकालने के लिए अपनी क्या किया, एक ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन विजय। तो समझ में आई पहली बात क्या बोलता है कि 1999 में क्या होता है, पाकिस्तान द्वारा क्या किया जाता है, कारगिल क्षेत्र में अपनी सेना तैनात कर दी जाती है। इस सेना को वापस खदेड़ने के लिए भारत द्वारा क्या चलाया जाता है, एक ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसे क्या नाम दिया जाता है, ऑपरेशन विजय। और 60 दिन के लंबे युद्ध के बाद भारत ने क्या किया, ये ऑपरेशन विजय लगभग कितने दिनों तक चला, 60 दिनों के लिए। 60 दिनों में क्या हुआ, लगभग भारत ने पूरी पाकिस्तानी सेना पर क्या पा ली, नियंत्रण पा लिया, और पाकिस्तानी सेना को ढेर कर दिया। फिर देखो 1999 में स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच में एक लाहौर में समझौता होता है, ठीक है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, भारत से तो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। और पाकिस्तान से कौन थे, नवाज शरीफ, पाकिस्तान से कौन थे, नवाज शरीफ। ठीक है, ये लाहौर समझौता, वो कारगिल संघर्ष एक बार दोबारा सुनना, अच्छा पॉइंट है। 1999 में क्या होता है, पाकिस्तान द्वारा भारत के जो कारगिल क्षेत्र है उसमें सेना तैनात कर दी जाती है। ठीक है, सॉरी, भारत का नहीं, कारगिल जो क्षेत्र था उसमें क्या कर ली थी, सेना तैनात कर ली थी। तो भारत को डर था भारत पर पाकिस्तान हमला करेगा, तो भारत ने क्या किया, अपना उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय लगभग 60 दिनों तक चला और भारत ने क्या कर लिया, जो पूरी पाकिस्तानी सेना थी उसको ढेर कर दिया। फिर क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान द्वारा शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक समझौता किया गया है, जिसे क्या बोला गया, एक समझौता किया गया या एक जो संधि की गई, कब, 1999 में, जब उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। अब देखो यहाँ की भी एक आपको सीरियस घटना, ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात थी। मैं तो ऐसे बोलूँ, ये भारत के लिए बहुत गर्व, मैं क्या बोलूँ, जो उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद थे। राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद थे, मिसाइल मैन। अरे अब्दुल कलाम आज़ाद एक टीचर थे, जब अटल जी ने पहले फ़ोन किया था तो उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं था, मैं अभी क्लास में हूँ। ठीक है, वो इतने बड़े टीचर थे। आजकल तो टीचर कुछ करते रहते हैं और कुछ करते रहते हैं। ठीक है, वो ये इतने बड़े राष्ट्रपति पद के लिए मना कर दिया, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करना। अटल जी भी अच्छे आदमी थे, लेकिन उन्होंने सोचा हाँ कि बंदा अपनी बात का अच्छा है, उन्होंने बाद में फ़ोन किया। फिर इन्होंने बोला अटल जी ने कि आपको राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा रहा है कलाम जी। तो उन्होंने बोला ये मेरा सौभाग्य है कि मैं क्या भारत माता के राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाऊँ। अटल बिहारी एक इतने अच्छे प्रधानमंत्री थे, मैं क्या मानूँ। ये इनके बारे में बोला जाता है कि जब
ये बात इनके लिए बोला भी जाता है कि पाकिस्तान से एक लेडीज़ पत्रकार ने उनसे पूछा गया था कि मैं आपसे शादी कर लूँगी आप अगर मुझे कश्मीर दे दो, आप मुझे कश्मीर, आप हमारे नाम कश्मीर कर दो। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक सुंदर सा जवाब दिया कि हाँ मैं आपसे शादी कर लूँगा, आप मुझे दहेज में अगर पूरा पाकिस्तान दे दो, अगर आप मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान दे दो। तो ये इस प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंध थे। मैं उम्मीद करूँगा आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज अब बात करेंगे हम भारत और इजराइल के बीच के संबंधों की। भारत और इजराइल के संबंधों की बात करूँ तो भारत और इजराइल के संबंधों की शुरुआत होती है 1992 से। भारत और इजराइल के संबंधों की शुरुआत कब होती है? 1992 में। भारत और इजराइल के संबंधों की शुरुआत कब से होती है? 1992 से। ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूँ 2017 में क्या होता है, जो इजराइल के प्रधानमंत्री है, ठीक है, 2017 में इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, वो भारत की यात्रा पर आते हैं। 2017 में क्या होता है, जो इजराइल के कौन है प्रधानमंत्री है, वो क्या आते हैं, भारत की यात्रा पर आते हैं। फिर साथ ही कई मौक़ों पर इजराइल ने भारत की मदद की और भारत ने इजराइल की मदद की है। इसके अलावा कई मौक़ों पर क्या हुआ है, भारत ने इजराइल की मदद की है और इजराइल ने भारत की मदद की है। इसके अलावा मैं बात करूं, भारत और इजराइल के बीच में एक सहयोगपूर्ण की भावना रहती है। भारत और इजराइल के बीच में दोनों क्या करते हैं, दोनों के बीच में काफ़ी सहयोग है। अगर मैं बात करूं भारत का रूस के बाद, भारत में रूस के बाद कोई हथियार किसी से खरीदता है, भारत अगर रूस के बाद किसी से हथियार खरीदता है, यानी कि भारत के बाद रूस के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा किसी से हथियार खरीदता है तो वो इजराइल है। भारत रूस के बाद सबसे ज़्यादा हथियार किससे खरीदता है? इजराइल से खरीदता है। तो इसके अलावा मैं बात करूँ कृषि क्षेत्र में भी दोनों के बीच में क्या है, काफ़ी सहयोग है। कृषि क्षेत्र में भी दोनों के बीच में क्या है, काफ़ी सहयोग है। इसके अलावा कौन से क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में जैसे कि बात करूँ, कृषि क्षेत्र में नई नई तकनीकों, कृषि क्षेत्र में नए कृषि करने के नए तरीकों या सिंचाई करने के नए तरीकों की बात करूँ मैं। इसके अलावा कि कृषि उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए, जो एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन है उसको कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है, इजराइल द्वारा इसमें भारत की मदद की जाती है। ठीक है, कि कृषि के उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए, कौन कौन सी तकनीक का, कौन कौन से केमिकल का किस प्रकार क्या यूज करना है और कैसे कृषि की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है, इसके बीच में भी। इसके अलावा जल संरक्षण को लेकर, कृषि हो गया, जल संरक्षण को लेकर भारत और इजराइल के बीच में क्या है, सहयोग। जल संरक्षण को भारत को अलग अलग क्षेत्रों में जल स्वच्छता प्लांट, इजराइल ने क्या किया, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जल स्वच्छता प्लांट तैयार करने में मदद की है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जल स्वच्छता प्लांट तैयार करने की क्या की है, व्यवस्था या सहयोग किया है। इसके अलावा मैं बात करूं आर्थिक क्षेत्र में भी क्या हुआ है, भारत का भी इजराइल की मदद करता है, इजराइल का भी भारत की मदद करता है। आर्थिक क्षेत्र में भी भारत का भी इजराइल की मदद करता है और इजराइल का भी भारत की मदद करता आया है। इसके अलावा मैं बात करूं स्वास्थ्य क्षेत्र में बात करूं मैं, अगर मैं हेल्थ क्षेत्र में बात करूं, स्वास्थ्य क्षेत्र में बात करूं, अभी आया था कोविड-19 कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस के समय क्या हुआ कि जो भारत ने अपनी वैक्सीन थी वो क्या हुआ, इजराइल की उस समय खूब मदद की। इजराइल को क्या की, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी क्या की, मदद की और ज़रूरी दवाएं पहुंचाई। और इसके साथ भारत जो भी ज़रूरी सामान होते हैं उसके साथ भारत और इजराइल का अच्छे से आयात निर्यात होता रहता है। तो इस प्रकार भारत और इजराइल के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। तो एक बार दोबारा चर्चा करते हैं। भारत और इजराइल के संबंधों की शुरुआत की बात करें तो 1992 में होती है। 2017 में क्या होते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू क्या करते हैं, भारत का दौरा करते हैं। इसके बाद में भारत और इजराइल के बीच में क्या, सहयोग की भावना, ठीक है, भारत और इजराइल के बीच में क्या है, सहयोग है। इसके अलावा मैं बात करूं, इसके अलावा अपन ने बात की कि रूस के बाद सबसे ज़्यादा हथियार भारत किससे खरीदता है, इजराइल से खरीदता है। फिर कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए नए तरीके भी हमें कौन बताता है, इजराइल बताता है। जल संरक्षण को लेकर जल स्वच्छता
जल संरक्षण को लेकर, जल स्वच्छता को लेकर कई प्लांट भारत में इजराइल द्वारा लगाए गए। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी भारत और इजराइल के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध थे। अभी देखा गया कोविड-19 में इजराइल में भारत द्वारा कितनी वैक्सीन्स भेजी गई। अब बात करते हैं अपन भारत और नेपाल के बीच संबंधों की। अब देखो, भारत और नेपाल के बीच में बात करूं तो भारत और नेपाल के बीच में शुरुआत से ही व्यापार को लेकर मतभेद रहे हैं। सबसे पहले तो भारत और नेपाल के बीच में मतभेद किसको लेकर रहे हैं? व्यापार को लेकर रहे हैं। मतभेद भारत और नेपाल के बीच में ज़्यादातर मतभेद किसके लिए रहे हैं? व्यापार को लेकर भारत और नेपाल के बीच में हमेशा क्या रहे हैं? मतभेद रहे हैं। भारत की सबसे प्रमुख चिंता क्या है? क्योंकि मैं अगर ये बात करूँ तो ये क्या है? नेपाल है। ये क्या है? भारत की सीमा से लगा हुआ नेपाल है। और इसके ऊपर कौन है? चीन। भारत और जो ये नेपाल है और ये क्या है? भारत है। ये पूरा का पूरा भारत है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसे यहाँ पर भूटान है, ठीक है। तो यहाँ समस्या क्या है कि भारत और जो नेपाल के बीच में जो संबंध अच्छे होते हैं, ये इन दोनों के मामले कुछ अच्छे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा खतरा भारत को ही होता है। तो भारत और नेपाल और चीन के संबंधों को लेकर भी भारत क्या रहता है? टेंशन में रहता है। इसके अलावा मैं बात करूं, नेपाल में बढ़ रहे जो माओवादी विचार है, इस नेपाल में माओवादी जो समर्थक है वो भी भारत के लिए क्या है? खतरा बन सकते हैं। माओवादी विचारधारा के जो समर्थक है वो भी क्या बन सकते हैं? भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं, नेपाल को लगता है कि भारत क्या करता है? उसके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करता है। नेपाल क्या समझता है कि नेपाल को लगता है कि भारत क्या करता है? उसके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करता रहता है। और नेपाल क्या करता भारत और नेपाल के बीच संघर्ष का कारण एक ये भी है कि नेपाल में जितने भी भारत विरोधी तत्व आते हैं, नेपाल में जितने भी, जैसे चाइना से आ गया, कोई पाकिस्तान से आ गया, तो नेपाल उनका क्या करता है? विरोध नहीं करता है। भारत विरोधी तत्वों का क्या नहीं करता है? नेपाल विरोध नहीं करता है। ये तो इनके बीच में संघर्ष के कारण थे। पहला संघर्ष का कारण तो क्या था? व्यापार को लेकर। फिर ये क्या था? भारत, नेपाल और चीन के बीच में संबंधों को लेकर भी भारत को टेंशन रहती थी। इसके अलावा भारत और नेपाल में बढ़ रहे माओवादी समर्थक। इसके अलावा भारत, नेपाल क्या मानता है? नेपाल भारत द्वारा की हुई कोई भी कार्रवाई को क्या मानता है? अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मानता है। इसके अलावा ये क्या कहता है कि भारत को और क्या टेंशन रहती है? इसके अलावा मैं बात करूं तो नेपाल द्वारा जो नेपाल में क्या भारत के विरोधी तत्व होते हैं, नेपाल में भारत के विरोधी तत्व होते हैं ना, उनको लेकर क्या नेपाल द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाया जाना भी क्या, इसके कारण भी भारत और नेपाल के बीच में मतभेद रहते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सहयोग की बात करूं तो विज्ञान और व्यापार के क्षेत्र में दोनों के बीच में अच्छे संबंध है। नेपाल और मैं बात करूं तो इनके बीच में सहयोग कहाँ पर है? विज्ञान के क्षेत्र में है। विज्ञान और व्यापार को लेकर दोनों ही देशों के बीच मुक्त आवागमन का मतलब बिना वीजा के मुक्त आवागमन यानी कि बिना वीजा के अपन नेपाल से भारत और भारत से नेपाल आए जा सकते हैं। अगर अपने पास वीज़ा नहीं है नेपाल बाकी अदर कंट्रीज़ में अगर मैं बात करूँ, कुछ कंट्रियों को छोड़कर अदर कंट्रीज़ में जाने के लिए हमें क्या वीज़ा की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें नेपाल जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं है और नेपाल के लोगों को भारत में आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मैं बात करूँ, भारत द्वारा कई योजनाओं में नेपाल की मदद की जा रही है। भारत द्वारा कई योजनाओं में नेपाल की मदद की जा रही है। अब अपन बात करते हैं भारत और भूटान के बीच के संबंध। भारत और भूटान के बीच के संबंध, जब भारत और भूटान के संबंधों में मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, मैं अगर तुम्हें थोड़ा मोटा बताऊं तो भारत और भूटान के संबंध तो काफ़ी अच्छे हैं। भारत और भूटान के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। भूटान ने क्या किया, जो भारत विरोधी उग्रवादी थे कि भारत का विरोध करने वाले जितना भी उग्रवादी थे, भारत विरोधी उग्रवादियों को क्या किया, नेपाल ने अपने यहाँ से भगा दिया, जिससे भारत और भूटान के बीच के काफ़ी संबंध अच्छे हुए हैं। और भारत क्या करता है कि पानी बिजली की जैसी समस्याएं होती है, उनमें भारत क्या करता है, शुरू से भूटान की मदद करता आया है।
पनबिजली जैसी भी समस्याएं होती है उनमें क्या करता है, भारत शुरू से क्या करता है, भूटान की मदद करता आया है। और भारत भूटान में सबसे ज़्यादा कोई विकास के लिए अनुदान देता है तो वो भारत देता है। विकास के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान भूटान में कौन देता है, भारत देता है। तो भारत और भूटान के बीच के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। तो अब बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंधों की। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंधों की। तो भारत और बांग्लादेश के संबंध भी अच्छे नहीं है। सीधी सी बात करूँ मैं तो भारत और बांग्लादेश के संबंध इतने अच्छे नहीं है जितने अपन को लगता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान, उसमें भी पूर्वी पाकिस्तान का अंश तो है ही। तो ठीक है, बात करें तो हज़ारों बांग्लादेश, पहला कारण तो क्या है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में हज़ारों बांग्लादेशियों का भारत में अवैध रूप से घुसना, हज़ारों बांग्लादेशियों का भारत में अवैध रूप से घुसना, भारत में अवैध रूप से घुसना, कि अवैध रूप से कितने ही बांग्लादेशी भारत में शरण लेके भारत में रह रहे हैं। यह भी क्या है, भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का प्रमुख कारण है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र के गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जल का बंटवारा, इनको लेकर भी भारत और बांग्लादेश में क्या चलती रहती है, मतभेद चलता रहता है। इसके अलावा बांग्लादेश द्वारा भारत विरोधी मुस्लिम जमातों का समर्थन, इसके अलावा बांग्लादेश क्या करता है, जो भारत विरोधी मुस्लिम जमात होते हैं, भारत विरोधी मुस्लिम जमातों का समर्थन, बांग्लादेश क्या करता है, जितने भी भारत के विरोध करने वाले मुस्लिम जमात होता है उनका समर्थन कर देता है। इसके अलावा मैं बात करूं, भारतीय सेना को पूर्व में जाने के लिए रास्ता नहीं देता है। बांग्लादेश क्या करता है, भारतीय सेना को पूर्व में जाने के लिए रास्ता नहीं देता है। ये क्या है, भारत और बांग्लादेश में विवाद के प्रमुख कारण है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूँ हज़ारों बांग्लादेशियों का भारत में अवैध रूप से घुसना, ये भारत बांग्लादेश के बीच में विवाद का कारण है। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी जल का बंटवारा, भारत विरोधी मुस्लिम जमातों का बांग्लादेश में शरण देना, और भारतीय सेना को पूर्व में जाने का रास्ता नहीं देना, ये भी बांग्लादेश के बीच में विवाद का कारण है। ठीक है, एक पार्ट में और इस वीडियो को पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर ख़त्म, फिर फर्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, धन्यवाद प्यारे साथियों।